नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। भरत तिवारी के घर पहुंची जांच आयोग की टीम। रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा ने शुरू की जांच। भरत तिवारी के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस। टेंडर घोटाला मामले में दाखिल हुआ 4000 पेज का आरोप पत्र। आरोपी ऋषु के मोबाइल से मिले कई सरकारी गोपनीय दस्तावेज। नीट की पुनर्परीक्षा के दिन कॉलेज से अनुपस्थित मेडिकल कॉलेज के छात्र रडार पर। सॉल्वर गैंग से जुड़े हैं कई मेडिकल छात्र। बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए अब देनी होगी लिखित परीक्षा, सिर्फ नेट और पीएचडी करना नहीं है काफ़ी। और बिहार के शहरों में रहना हुआ महंगा। घरेलू संपत्ति टैक्स में 15% का इजाफा। और अब खबरें विस्तार से। भरत तिवारी के इनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। आज भरत तिवारी के घर बिहार राज्य विधि आयोग की टीम पहुंच गई है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ जांच शुरू कर दी है। इधर भोजपुर के एसपी रात के अंधेरे में भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। एसपी साहब ने भरत तिवारी की मां से कहा कि वो कुछ कहने नहीं बल्कि सुनने आए हैं। परिवार वालों ने न्याय की मांग करने के साथ ही ये भी कहा कि रोज रात में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से कुछ लोग उनके घर के पास आते हैं। इस पर एसपी ने परिवार वालों को सुरक्षा देने की पेशकश की, पुलिस का पहरा लगाने को कहा। लेकिन भरत तिवारी की मां ने कहा कि पुलिस वाले क्या सुरक्षा देंगे, हमें तो पुलिस से ही डर लगता है साहब। भरत तिवारी की मां ने भले ही पुलिस से डर लगने की बात कही, लेकिन डर तो पुलिस वालों को भी लग रहा है। कल पूरे दिन भरत तिवारी के घर पर भारी भीड़। थोड़ी दूर पर एक बागीचे में महापंचायत, लेकिन पुलिस कहीं पास भी नहीं फटकी। पुलिस वाले गांव से थोड़ी दूर पर ही डेरा जमाए रहे। डर तो एसपी साहब को भी लग रहा है और शायद इसीलिए साहब अपने लश्कर के साथ रात के अंधेरे में भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। भरत तिवारी की मां ने बताया कि एसपी ने यह जानकारी दी है कि उन लोगों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। और इधर सम्राट मंत्रिमंडल ने भरत तिवारी कांड की जांच की मंजूरी दी थी और उसके बाद न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया और जांच आयोग अब आज बलौटी गांव पहुंचकर अपनी जांच भी शुरू कर चुकी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के साथ में डीआईजी सत्यप्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया और एसपी राज भी कई अन्य अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे थे। भरत तिवारी के गांव बिलौटी में कल एक महापंचायत भी हुई थी और उसमें ये नारा दिया गया, पटना चलो, दिल्ली चलो। और इसके साथ ही 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया और ये ऐलान किया गया कि इस अवधि में अगर न्याय नहीं मिलता है तो पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा और दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। और अब दूसरी खबर। बिहार में टेंडर घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। टेंडर घोटाले के मुख्य किरदार ऋषु श्री के मोबाइल से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज हैं और वह हस्ताक्षर से पहले ही लीक होकर ऋषु श्री के पास पहुंच गए थे। ऋषु श्री के मोबाइल से सरकार के कई गोपनीय टेंडर और नीतिगत फैसलों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। 2031 के लिए बिहार का मास्टर प्लान क्या है, इसका गोपनीय ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भी ऋषु श्री के मोबाइल तक पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी गोपनीय फाइल, गार्बेज फ्री सिटी योजना से संबंधित गोपनीय दस्तावेज ये भी ऋषु श्री के मोबाइल से बरामद किए गए हैं। टेंडर घोटाला मामले की जांच कर रही एजेंसी एसपीयू ने जो चार्जशीट किया है उसी से यह बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का भी जिक्र है। एसपीयू ने इस मामले में आईएएस संजीव हंस, मुमुक्षु चौधरी, ऋषु श्री, उसकी कंपनी के निदेशक पवन कुमार, एक स्टाफ संतोष कुमार, नगर विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और ये जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ अदालत में 4000 पेज का चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस 4000 पेज के चार्जशीट के अनुसार बिहार के अलग अलग विभागों में ऋषु श्री ने टेंडर लेने में बड़ा खेल किया है। वह अधिकारियों को कमीशन देकर कंपनी को टेंडर दिलाता था और फिर कंपनी से 10% कमीशन लेता था।
2019 में कोसी बराज का टेंडर मात्र 70 करोड़ रुपए का था, लेकिन संजीव हंस जब जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव बने तो यही टेंडर 95 करोड़ का हो गया। ऋषु ने संजीव हंस को कमीशन देकर गुजरात की कंपनी को टेंडर दिलाया और फिर उसे अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र करवा लिया। ये बातें गोपनीय दस्तावेज में दर्ज है एसयूवी के। अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। अभी तो सिर्फ कुछ छोटी और बड़ी मछलियां पकड़ में आई हैं, अभी तो कई घड़ियालों के नाम बाहर आने बाकी हैं। और अब तीसरी बड़ी खबर, देश भर में 21 जून को संपन्न हुई नीट की पुनर्परीक्षा के दौरान बिहार में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही एक बड़े सॉल्वर गैंग का भी भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें राज्य के कई मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के छात्र भी अब जांच के दायरे में आ गए हैं। जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने स्वास्थ्य विभाग से राज्य के मेडिकल कॉलेज के छात्रों की सूची मांगी है। नीट परीक्षा के दौरान सभी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज परिसर में ही रहने का निर्देश जारी किया गया था। खासकर परीक्षा के दिन कॉलेज से गायब रहने वाले मेडिकल छात्रों की जांच की जा रही है। नीट परीक्षा में स्कॉलर गैंग के खुलासे के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच के एमबीबीएस के 88 छात्र जांच के दायरे में हैं। पीएमसीएच सूत्रों के अनुसार ये सभी छात्र नीट परीक्षा के दिन कॉलेज से नदारद थे। स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच प्रशासन से इन छात्रों की पूरी जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को नीट परीक्षा के दौरान 2 बजे से 5 बजे तक कॉलेज परिसर में ही रहने का आदेश दिया था और इसके लिए कॉलेज प्राचार्य द्वारा एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। और इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहे। नीट परीक्षा के दिन सबसे ज़्यादा 2024 बैच के 40 मेडिकल छात्र अनुपस्थित थे। इन छात्रों ने अनुपस्थिति का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। पीएमसीएच प्रशासन द्वारा इन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 4-5 छात्रों को छोड़कर अब तक किसी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में पीएमसीएच प्रशासन इन सभी छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर रहा है। सभी अभिभावकों को छात्रों की अनुपस्थिति की सूचना दी जा रही है और उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच से सभी छात्रों के नामांकन से जुड़ी फाइल और अनुपस्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। सभी छात्रों के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी निकाला जा रहा है। बिहार के लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते 9 सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया था, जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि सॉल्वर गैंग ने बिहार के दूसरे जिलों के परीक्षा केंद्रों पर भी अपने सॉल्वर बिठाए थे और इसी के लिए सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र रार पर हैं। और अब चौथी बड़ी खबर, बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए अब लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। सिर्फ नेट या पीएचडी की डिग्री से आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। प्रोफेसर बनने के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा के साथ साथ क्लास में पढ़ाकर अपनी टीचिंग स्किल भी आपको साबित करनी होगी। परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 175 अंक लिखित और 25 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी। इसके अलावा क्लास में पढ़ाकर अपनी टीचिंग स्किल भी आपको साबित करनी होगी। लोक भवन ने इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है और इसके अनुसार इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य है। लिखित परीक्षा सब्जेक्टिव होगी और इसका पाठ्यक्रम संबंधित विषय की यूजीसी नेट परीक्षा के अनुरूप रखा गया है। इंटरव्यू के लिए 25 अंक निर्धारित हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू बोर्ड के सामने पढ़ाकर दिखाना होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और 12 अंक व्यक्तिगत अंक और इंटरव्यू बोर्ड के साथ बातचीत के आधार पर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर हर पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता भी जान लीजिए। जिस विषय का आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं
उस विषय में कम से कम 55% अंक के साथ मास्टर डिग्री और नेट न्यूनतम ये आपकी योग्यता होनी चाहिए। हालांकि यूजीसी रेगुलेशन के तहत पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को नेट से छूट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली होगी उसमें भी टीचिंग टेस्ट अनिवार्य है। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर का बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, लेकिन यह नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र तक ही मान्य होगी। नियमित नियुक्ति होने पर संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अब 5वीं बड़ी खबर, बिहार के शहरों में रहना अब महंगा हो गया है। बिहार के सभी नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स में 15% की वृद्धि कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बढ़ोतरी पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद सभी नगर निगम ने किराया मूल्य में वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया है। पिछले 30 वर्षों से संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, यानी 1995 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। घरेलू टैक्स के साथ साथ व्यावसायिक टैक्स भी बढ़ाया गया है। अब शहरवासियों को पिछले साल की तुलना में 15% अधिक टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, शहरी इलाके में हर 5 साल में होल्डिंग टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र यानी बिल्डअप एरिया का किराया हर 5 वर्ष में न्यूनतम 15% बढ़ाया जाएगा। सरकार अपना राजस्व बढ़ाने या अपनी कमाई बढ़ाने के रोज रोज नए नए फॉर्मूले ईजाद कर रही है और इसका बोझ आम लोगों पर ही डाला जा रहा है। हाल ही में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, कई ऐसी बढ़ोतरी की गई है जिसे राज्य सरकार का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम लोगों की जेब खाली होगी। ज़मीन का सर्कल रेट पहले ही दुगुना किया गया है, अब शहरों का टैक्स भी बढ़ा दिया गया। हाल ही में विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है और बिहार सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। हालांकि सरकार ने इसे विपक्ष का कोरा आरोप करार देते हुए बिहार में किसी भी तरह के वित्तीय संकट से इनकार किया था, लेकिन सरकार के इन फैसलों से आम आदमी पर बढ़ता बोझ कुछ और ही इशारा कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।